हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काल चक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज हम अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की तुलना है या आर्थिक नीतियों का जो विश्लेषण है या अध्ययन है वो करेंगे। दोस्तों, 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को जीत लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जीता जाने वाला प्रथम जो प्रदेश था वो बंगाल था। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक के बाद एक राज्य को जीतती गई और अंततः गत्वा वो उसकी जो विजय का रथ पूर्वी भारत से शुरू हुआ था वो पश्चिमी भारत में पंजाब को जीतने तक चलता रहा और इस सिलसिले में उनको लगभग 100 वर्ष है वो लगे। 1757 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन था। इस बात की तरफ आप ध्यान देना कि 1757 से लेकर 1857 की क्रांति तक अर्थात 100 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन था और 1857 के बाद में भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन या इंग्लैंड की संसद के अधीन आ जाता है। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को च्युत करके हटाकर जो है ब्रिटिश क्राउन है वो भारत के शासन को अपने हाथ में है ले लेता है। तो जो अंग्रेज थे उनकी जो आर्थिक नीतियां भारत में थी उनमें एक जो महत्वपूर्ण आर्थिक नीति थी या आर्थिक जो क्षेत्र था वो था मालगुजारी। तो भारत में समय समय पर अलग अलग हिस्सों को जीतने के बाद में और वहां की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अंग्रेजों ने अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग मालगुजारी व्यवस्था है वो लागू की। भारत में अंग्रेजों ने 3 तरह की मालगुजारी व्यवस्था है वो लागू की थी। हम तीनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और आपके परीक्षा की दृष्टि से और याद रखने की दृष्टि से यह जो चार्टर बनाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो चार्ट है यह आपके किसी भी कंफ्यूजन को नहीं रहने देगा। तो इसमें हम जो 3 व्यवस्थाएं हैं, एक है स्थायी बंदोबस्त, दूसरी है रेतवाड़ी बंदोबस्त और तीसरी थी महलवाड़ी बंदोबस्त। ये जो व्यवस्थाएं थी या ये जो मालगुजारी व्यवस्थाएं थी, इनके नाम, इनको शुरू करने वाले व्यक्ति, शुरू करने का समय और भूमि कर की या भू राजस्व की इकाई किसको बनाया था वो, और यह भारत के किन किन हिस्सों में फैली हुई थी और इनकी क्या विशेषताएं और प्रभाव है वो रहे, इन पर हम परीक्षोपयोगी चर्चा है वो करेंगे। तो पहली थी वो स्थायी बंदोबस्त थी। इसको शुरू कॉर्नवालिस ने किया था। यह 1793 में भारत में लागू की गई थी। बंगाल को जीतने के बाद में जो प्रदेश बंगाल था वो पहला प्रदेश था जिसको जीता गया था। तो उस पूरे प्रदेश में इस स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। तो बंगाल में उस वक्त जमींदार हुआ करते थे, तो जमींदारों से मिलकर ही कंपनी ने मालगुजारी की जो व्यवस्था है वो तय की गई। इसलिए इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है और स्तंभरारी बंदोबस्त भी इसको कहा जा सकता है या कहा जाता है। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका समय 1786 से 1793 था, तो उसने अपने शासन के अंतिम समय में जमींदारों के साथ मिलकर काफी सोच विचार के बाद में इस व्यवस्था को है वो तय किया गया था। तो यह जो व्यवस्था है वो जाहिर सी बात है कि जिस प्रदेश को जीता है उसी पर लागू होगी। बाकी भारत का हिस्सा बाद में जीता गया था तो उस पर लागू होने का कोई सवाल था नहीं। तो उस वक्त का जो बंगाल था उसमें भारत का आधुनिक पश्चिमी बंगाल राज्य, पूरा बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा, ये वाले हिस्से हैं वो आते थे। तो जो जमींदारी या स्तंभरारी जो बंदोबस्त था
वो भारत के इस वाले हिस्से में था, इस वाले पूरे हिस्से में यह लागू था। कौन सा? स्थायी बंदोबस्त। आपको भारत के मानचित्र के द्वारा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसमें जमींदारों के साथ में मालगुजारी की व्यवस्था तय की गई। जमींदार होते थे, उनकी जमींदारियां होती थी, उसमें बहुत सारे गांव इकट्ठे या साथ में हो सकते थे। अंग्रेज हैं, वो जमींदार से एक राशि तय कर लेते थे, निश्चित कर लेते थे। बाद में जमींदार की यह जो है उसका कर्तव्य यह होता था कि वो अलग अलग ग्रामों से अपने हिसाब से है वो राशि है वो इकट्ठी करें और तय समय पर जमीन ये कंपनी है उसको जमा करवाएं। इसमें 11/10 जो हिस्सा था वो मिलता था कंपनी को, और 1/11 जो हिस्सा था वो इसमें मिलता था जमींदार। इसमें हमेशा के लिए एक राशि है वो तय कर ली गई थी। चूंकि हमेशा के लिए एक व्यवस्था तय की गई थी तो शुरुआत में जो राशि है वो ज्यादा रखी थी, और सूर्यास्त के कानून के तहत बहुत सारे जमींदारों को शुरुआत में अपनी जमींदारियां हैं उनसे हाथ है वो धोना पड़ा। क्योंकि अंग्रेज है वो जब भू राजस्व प्राप्त नहीं होता था तो उस जमीन को बेचकर या नीलाम करके जो राशि है वो प्राप्त करते थे। दूसरी जो व्यवस्था थी उसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। जैसा कि नाम से ही तय है, इसमें जो भूमि कर की इकाई है वो कंपनी ने किसान को तय किया गया। उन्होंने सीधे किसान से मिलकर ही भू राजस्व की जो राशि है वो तय की। इसको प्रायोगिक तौर पर मद्रास के उत्तरी वाले हिस्से में 1792 में चलाया, और बाद में इसको 1820 में जो दक्षिण भारत का हिस्सा है या दक्कन का जो हिस्सा है इस वाले हिस्से में जो है वो इसको लागू किया। किसको? रैयतवाड़ी व्यवस्था को। अब इसमें दो व्यक्ति हैं, कैप्टन रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया और बाद में इसको आगे थॉमस मुनरो ने बढ़ाया। 1820 में इस व्यवस्था को पूरी तरीके से लागू किया गया, जबकि 1792 में इसको प्रायोगिक तौर पर लागू है वो किया गया था। यह वाला जो हिस्सा है यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था। ये वाला पूरा हिस्सा। अब जो तीसरी व्यवस्था है वो है महलवाड़ी बंदोबस्त। इसमें महल से तात्पर्य है गांव। वैसे महल का शाब्दिक अर्थ होता है भू संपदा, जो कि गांव के ही एक प्रतिरूप में हम इसको ले सकते हैं। तो महलवाड़ी बंदोबस्त में जो भूमि कर की इकाई थी या भू राजस्व की इकाई थी वो गांव हुआ करता था। यह 1819 में जब रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ उससे एक साल पहले अर्थात 1819 में लागू किया गया। इसको लागू करने वाले या इसको प्रस्तावित करने वाले जो थे विद्वान थे वो थे हॉल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। और इसका जो इलाका था वो था ये गंगा का दोआब, ये वाला हिस्सा पंजाब। जब पंजाब जीत लिया गया तो पंजाब वाला हिस्सा और पश्चिमोत्तर भारत वाला हिस्सा, तो ये वाला जो हिस्सा था वो था महलवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत। ये महलवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था।
राजस्थान उसमें नहीं था, राजस्थान देशी राज्य में था, तो यह उससे बाहर था। तो यह जो थे तीनों है व्यवस्थाएं थी। इसमें आपने चार्ट के हिसाब से देख लिया, इस चार्ट को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और वो बड़ी ही आसान तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। मानचित्र द्वारा इसके जो भू क्षेत्र थे या भौगोलिक वितरण था वो भी आपको बता दिया गया है, जो कि आपकी समझ को विकसित करने में उपयोगी साबित होगा। अब यह जो तीनों व्यवस्थाएं थी, इनकी जो आवश्यकता थी वो अंग्रेजों को, कंपनी को भारत के दस्तकारों द्वारा उत्पादित जो माल होता था उसको इंग्लैंड में आयात करने के लिए, कंपनी के सैनिक खर्चों को उठाने के लिए, ताकि उससे पूरे भारत की विजय प्राप्त की जाए। जो कंपनी ने प्रशासकीय और सैनिक जो अधिकारी हैं जिनको ऊंचे वेतन देकर ब्रिटेन से बुलाया था, अर्थात जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनको भारत में लाने के लिए और उपनिवेशवाद की जो घुसपैठ है वो दूरस्थ गांवों तक भी पहुंचाने के लिए उनको भू राजस्व की महती आवश्यकता थी, धन की महती आवश्यकता थी, और इसके लिए उन्होंने मालगुजारी व्यवस्था है वो शुरू की, ताकि भारत के गांवों से धन को चूसा जा सके। और इस तरीके से ये भू राजस्व व्यवस्था एक शोषण परक व्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आई। तो इसके जो निष्कर्ष है, इन तीनों जो मालगुजारी व्यवस्था थी, इन तीनों का जो निष्कर्ष है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि कंपनी द्वारा प्रचलित यह तीनों मालगुजारी व्यवस्थाएं भारत की परंपरागत भूमि प्रथाओं के बिल्कुल प्रतिकूल थी। जो स्थायी बंदोबस्त था वो इंग्लैंड में प्रचलित सामंतवादी व्यवस्था की नकल था। जो रेतवाड़ी बंदोबस्त था वो फ्रांस में प्रचलित कृषक स्वामित्व की व्यवस्था की नकल था। और महलवाड़ी बंदोबस्त था वो भारतीय आर्थिक समुदाय की एक कमजोर या बदसूरत नकल कह सकते हैं, वो था। इसने जो किसान थे उनकी दशा को दयनीय बनाया। इन तीनों व्यवस्थाओं ने किसानों की दशा को दयनीय बनाया और अंग्रेजों का ऐसा हित चिंतक वर्ग तैयार किया जो ब्रिटिश शासन पर उत्पन्न होने वाले संकट के समय उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अपने ही देशवासियों के विरुद्ध खड़ा हो जाता था। इन व्यवस्थाओं के द्वारा जो भूमि प्रथा है उनमें बुनियादी जो परिवर्तन आया वो यह था कि अब भूमि है वो खरीदी, बेची और गिरवी रखी जा सकने योग्य बना दिया गया। यह जो व्यवस्था है, अर्थात जमीन को खरीदी, बेची या गिरवी रखी जा सकने वाली यह जो व्यवस्था है वो अंग्रेजों की मालगुजारी को सुरक्षित करने के लिए किया गया, क्योंकि ऐसा होने पर अंग्रेज है वो मालगुजारी वसूल करने में उनको काफी सहूलियत होती थी। कैसे कि मान लो किसी किसान ने मालगुजारी नहीं दी है तो अंग्रेज है वो उसकी संपत्ति को नीलाम भी कर सकते थे, या किसान है वो अपनी भूमि को गांव के साहूकार के पास में, जमींदार के पास में गिरवी रखकर धन प्राप्त करके उससे राजस्व चुका सकता था, या अपने जमीन का थोड़ा हिस्सा बेचकर धन प्राप्त कर सकता था और उससे भी राजस्व चुका सकता था। तो इससे अंग्रेजों का जो भू राजस्व है वो सुरक्षित हो गया। लेकिन इन भूमि प्रथाओं में जो बुनियादी परिवर्तन हुए उससे गांवों की निरंतरता और स्थायित्व का जो ढांचा था वो चरमरा गया। अब गांवों में जमींदार और साहूकारों के रूप में जो
शोषक वर्ग था वो ज़्यादा प्रभावशाली हो गया और जो किसान था वो उनकी दया पर निर्भर हो गया। इस व्यवस्था ने पूंजीवाद के पूर्वाकांक्षित तत्वों को उत्पन्न किया। अब जो भारतीय ग्राम हैं वो उत्पादन के नए साधनों, कृषि के वाणिज्यीकरण, संचार सुविधाओं के उपयोग और गांवों में उत्पन्न मालों के विदेशी मंडियों तक निर्यात करने जैसे नए रूप में सामने आए। कुल मिलाकर हम बात करें तो ये तीनों व्यवस्थाएं थी वो शोषण परक व्यवस्थाएं थी और अंग्रेजों का वास्तविक जो उद्देश्य था वो भारत से धन को चूसना था। अर्थात अंग्रेजों की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो एक स्पंज की तरह काम करती थी जो गंगा के किनारे से धन रूपी जल को सोखकर ब्रिटेन की टेम्स नदी में प्रवाहित है वो या निचोड़ देता था, अर्थात धन को भारत से इंग्लैंड में निर्यात कर देता था। आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो है वो पसंद आया है तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।